रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खास मुलाकात। इस कार्यक्रम में हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा के साथ साथ देश भर की उन हस्तियों को जोड़ते हैं जिन्होंने विभिन्न विधाओं में महारत हासिल की है। और आज हम अपने स्टूडियो में जोड़ रहे हैं जाने माने शिक्षाविद पद्मश्री जे.एस. राजपूत जी को, जो एनसीईआरटी के निदेशक भी रहे और विभिन्न शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। मैं अपने स्टूडियो में राजपूत जी का स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। सर, मैं जानना चाहता हूं कि किस तरीके से, किस शहर से आपकी जीवन यात्रा शुरू हुई और शिक्षा का क्षेत्र आपने क्यों चुना? जी। मैं उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के गांव में पैदा हुआ था। जी। करीब 7 साल की आयु में मेरे पिताजी मुझे हरदोई शहर में ले आए। उन्होंने मुझे थोड़ा सा पढ़ाया जी। और कक्षा मतलब कुछ महीने बाद मेरे एक अच्छे स्कूल में, जो हरदोई का अच्छा स्कूल हो सकता था, वहाँ मुझे भर्ती कराया जी। वे स्वयं मुझे पढ़ाते थे और जो प्रारंभिक कमियां थी वो उन्होंने अपने प्रयास से दूर की जी। और धीरे धीरे मैं शिक्षा में आगे बढ़ता गया। जब मैंने 12वां पास किया जी, तो लखनऊ हमारे बहुत करीब था जी। मगर मेरे पिताजी के साथ कोई सज्जन थे जिन्होंने कहा नहीं, इसको इलाहाबाद ले जाओ। अच्छा। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैं पढ़ने गया जी। वहाँ मैंने बीएससी, एमएससी और पीएचडी की जी। मेरी पीएचडी फिजिक्स में मैंने डॉक्टरेट की जी। उसमें मेरे जो गाइड थे वो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी थे, जो फिजिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे जी। और बाद में देश में रज्जू भैया के नाम से प्रसिद्ध हुए। ओह, अच्छा अच्छा। वे उन्होंने किसी को शोध नहीं कराया था क्योंकि वो उनका अन्य कामों में उनकी व्यस्तता थी, मगर मुझे उन्होंने अपने साथ जी एनरोल किया। मेरी पीएचडी में वो रहे, वो मेरे वाइवा में बैठे और मैं ये बहुत ही अच्छे मन से ये बात याद करता हूँ कि मैं उनका एकमात्र शोध छात्र हूँ जी जी। मगर मेरे जीवन को आगे बढ़ाने में जो कहते हैं ना जी, किसी को जो दिशा निर्देश मिलता है, उत्साह मिलता है जी, वो उन्होंने ही मुझे दिया। हर स्टेज पर जहाँ जहाँ मैं गया जी, और जब तक वो जीवित रहे उनके प्रति श्रद्धा में कमी नहीं हुई। और आज भी जब मैं कोई काम करता हूँ तो ये पहले सोच लेता हूँ जी, उन्हें कैसा लगेगा। क्योंकि छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा जब वो पढ़ा रहे थे, मुझे उन्होंने जीवन कैसे मूल्य सिखा दिए जी, जिन्होंने मुझे जीवन में बड़ी मदद की। एक घटना मैं सुनाता हूँ बार बार जी, कि एक बार मैं एक नई कमीज बुशर्ट पहनकर खड़ा था 1962 में और एमएससी का छात्र था उस समय, आखिरी वर्ष था जी। तो 3 लोग हम खड़े थे, वो सामने से आए, उन्होंने देख लिया कि नया है, उसको धीरे से छुआ और कहा नया है, घर में सबके लिए बना है, और चले गए। अच्छा। वो वाक्य तब से लेकर के आज तक मेरे सामने खड़ा हो जाता था। जब भी मैं कोई इस स्थिति में होता था कि मैं किसी के लिए कुछ ले सकूं या अपने लिए लेना हो, मुझे आवश्यक हो जी, तो घर में सबके लिए बना है वो चीज जितना भी मैं अपनी उम्र के साथ उसको समझने के प्रयास करता रहा, अपने हजारों विद्यार्थियों को मैंने सिखाया जी जी। तो मैं ये बात यूँ कहना चाहता हूँ कि मनुष्य के जीवन में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति आ ही जाता है जिसके आधार पर उसका जीवन आगे बन जाता है। बिल्कुल। तो मैंने जो भी काम किया उसमें उन्हीं की बताई हुई बहुत सी बातें मैंने उनमें अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। तो रज्जू भैया जी के साथ जो ये एक संस्मरण छोटा सा आपने सुनाया, और भी कोई ऐसे संस्मरण बाद में रहे होंगे जो उन्होंने आपको मतलब आज भी सोचते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में खास तौर पर ऐसी टिप्स दी होगी जो वाकई आज भी आप आगे अपने शिष्यों को शेयर कर रहे हैं? जी। देखिए, हम लोग जब 12वां उत्तर प्रदेश के बोर्ड से पास करके विश्वविद्यालय में गए थे तो उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय बहुत मुझे स्तर पर माना जाता था जी, और देश भर के विद्यार्थी वहाँ पे थे। मेरे साथ असम के भी बच्चे थे, हम 30-35 लोग थे एमएससी में जी। असम के भी थे, पंजाब के भी थे, केरल के भी थे, तमिलनाडु के भी थे। तो आज मैं बड़े आश्चर्य से उस बात को याद करता हूँ कि वो कैसी स्थिति थे। वहाँ पर भाषा की समस्या सबको आती थी जी, विशेष रूप से हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को फिजिक्स की पढ़ाई तो अंग्रेजी में होती थी, मगर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी उसमें बच्चों की बड़ी मदद करते थे।
डॉक्टर मुरलीधर जोशी भी उस समय युवा प्राध्यापक नियुक्त हुए थे। हाँ हाँ। वे भी इस बात का बहुत ध्यान रखते थे और मैं आज भी सोचता हूँ कि ये चीजें हम कैसे भूल सकते हैं। बाकी जीवन में उनके साथ अनेक ऐसी घटनाएं हैं जहाँ पर भाषा के संबंध में वो बात कर देते थे। विज्ञान में व्यक्ति अगर केवल विज्ञान ही पढ़ता है जी, तो वो ठीक है, उसको डिग्री मिल जाएगी, सब हो जाएगा, लेकिन उसके व्यक्तित्व का विकास कैसे हो। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब हम फिजिक्स पढ़ते थे तो उस समय वहाँ हिंदी साहित्य का वो बहुत बड़ा केंद्र था। बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ थे। इलाचंद जोशी थे, सुंदर पंत जी थे और ये सब हम लोगों को दिखाई देते थे। मतलब इनके साथ काफी हाउस में दिख जाते थे, कभी कभी चर्चा या बातचीत भी हो जाती थी। फिजिक्स के प्रोफेसर विपिन कुमार अग्रवाल थे हिंदी में, और नाट्य लिखने में उनका बड़ा नाम था। तो वो जो एक वातावरण था जो हमें खींचता था कि केवल एक विषय में सीमित मत रहिए, और चीजों को भी जानिए, भारत को जानिए, देश के लोगों को जानिए, देश के नेताओं को जानिए। तो उस सब की तरफ ध्यान आकर्षित करने का कार्य वहाँ के प्राध्यापक करते थे। जी जी। एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना है जो बार बार मैं कहता हूँ कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह ने जब 2 साल पढ़ा लिया जी, वे बहुत ही अच्छे श्रेणी के विद्यार्थी थे, हमेशा उच्चतम स्तर पर उनका वो सब रहता था। सीवी रमन साहब ने एमएससी में उनकी परीक्षा ली थी, प्रैक्टिकल की, और उन्हें कहा था तुम मेरे साथ चलो, देश को बहुत बड़ा वैज्ञानिक मिलेगा, मगर वो गए नहीं। अच्छा। तो एक बार जब 2 साल वो पढ़ा चुके तो उनके प्रोफेसर ने पूछा कि भाई कैसा लग रहा है आपको, 2 साल आपने पढ़ाया है। तो अज्जू भैया ने कहा कि अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगले 30 साल मुझे यही काम करना पड़ेगा बार बार प्रतिवर्ष। तो उनका अच्छा, तुम फिजिक्स पढ़ा रहे हो, मैं बच्चों को आगे बढ़ाता हूँ, उनका व्यक्तित्व विकास करता हूँ, फिजिक्स तो उसका एक हिस्सा है जी। और वो वाक्य उसने उनकी जिंदगी बदल दी। हम लोगों को जब पता लगा तो हमने इस बात को कि हम लोगों के जीवन को कैसे उन्होंने संवारा। और केवल फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स का जैसे वो कहते हैं ना, अध्ययन, मनन, चिंतन, उपयोग, जो ज्ञान आपको मिले उसका उपयोग जनहित में करने की प्रेरणा आपके अंदर आनी चाहिए। ये वो हमें हमेशा बताया करते थे कि जो कुछ सीखा है, जो कौशल प्राप्त किया है जी, उसको यूं देखो कि इसका सदुपयोग औरों के लिए कैसे हो सकता है। अपने को तो इस लायक बनाओ ही जी, मगर दूसरों के प्रति भी तुम्हारे अंदर ये बना रहना चाहिए। और मैं समझता हूँ उनके व्यक्तित्व का बहुत प्रखर अंग था जो हम सबको प्रभावित करता था। जी जी जी। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आपने बहुत प्रयोग किए हैं और बदलाव किए हैं और नीति बनाने में आपने भूमिका निभाई है, तो शिक्षा का जो स्तर उस दौर में था जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं, और बीच में डाउन हुआ और अब एक नई शिक्षा नीति आई है, तो सर उस शिक्षा के स्तर को वापस कैसे लाया जा सकता है, इस बारे में जरूर बताइए सर जी। ये अत्यंत कठिन कार्य है, ये कार्य बहुत ही दुर्धर है, कठिन है। और मैंने तो शोध करने के बाद जब मैंने अपनी पीएचडी पूरी की तो मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में फिजिक्स का प्रवक्ता नियुक्त हो गया जी। वहाँ 3 वर्ष में रहा और मतलब मैं शिक्षा के क्षेत्र से बाहर गया ही नहीं। शोध पूरा करते ही मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाने लगा, और वो भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जी। वहां से 3 वर्ष के बाद ही मैं एक रीडर के पद पर एनसीईआरटी में मेरी नियुक्त हो गई। मैं जाना नहीं चाहता था, मगर मुझे बताया गया कि एनसीईआरटी में जो काम करेंगे उसका देश की भावी पीढ़ी पर प्रभाव पड़ता है जी। और मेरे प्राध्यापकों ने मुझे कहा कि नहीं, तुम्हें जब अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि इतनी कम उम्र में उस समय रीडर कोई बनता नहीं था। मैं गया, भुवनेश्वर गया जी। और वहां पर मैंने काम किया, और जो फिजिक्स में मैंने शोध पत्र छापे उससे मैं 2.5 साल बाद फिर प्रोफेसर भी हो गया जी। मैं 1974 में प्रोफेसर हुआ, फुल प्रोफेसर। और तब से भी लगातार मैं शिक्षा में करता हूँ, लेकिन मैंने जो गुणवत्ता का ह्रास हुआ है जी, उसका अध्ययन भी किया है, उसका मैं हिस्सेदार भी रहा हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ उसका मुख्य कारण है जो मूल्य जी, मानवीय मूल्य, देश के प्रति भावनाएं जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जी देश ने प्राप्त कर ली थी, जो देश में हर व्यक्ति के मस्तिष्क में थी जी, वे धीरे धीरे तिरोहित हो गई। 1960 में जो नेता, जो चयनित प्रतिनिधि, लोकसभा सदस्य, मंत्री, इनके प्रति इतना सम्मान था, युवा पीढ़ी में था जी। हमारे तो नायक जो थे वो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, हम लोग जो युवा थे, यही सब लोग हमें दिखाई देते थे जी।
गांधी जी को अत्यंत श्रद्धा के साथ याद किया जाता था। पंडित नेहरू इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हर व्यक्ति के लिए तो आइकॉन थे और उनका व्यक्तित्व इतना करिश्मेटिक था कि प्रभाव पड़ता था, हर व्यक्ति उनसे प्रभावित होता था। उस समय उनके पास पहुंचना जाना, बात भी कर लेना संभव था। वे प्रधानमंत्री थे मगर कोई इस तरह की स्थिति नहीं थी जो सुरक्षा की दृष्टि से आज होती है। ये बहुत से नेताओं के साथ था, मैंने भी उस पर किया। डॉक्टर लोहिया जाते थे, उनसे हम लोग सुनने जाते थे, 5-5 किलोमीटर पैदल चल कर जाते थे, जो कि सम्मान बहुत था। तो जो चयनित प्रतिनिधियों की साख कम हुई, मंत्रियों के प्रति आदर कम हुआ जी, जैसे जैसे ये कम होता गया उसका प्रभाव संस्थाओं पर भी पड़ा। राजनीतिक प्रभाव लोगों ने डालना शुरू किया। नियुक्तियों में मानवीय मूल्यों की चीजें धीरे धीरे खत्म होती गई। मैं आपको कहता हूँ, मैं आप मुझसे व्यक्तिगत बात कर रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे जैसा व्यक्ति जिसके पास कोई इस तरह की वो जानकारी नहीं, केवल मेरे शोध कार्य के बूते पर उस समय लोगों को आश्चर्य होता था जब मैं लेक्चरर बना, जीटर हो गया। और मैं जो 68 में लेक्चरर बना था, 74 में आई बिकेम ए फुल प्रोफेसर, क्योंकि मेरे काम का महत्व जी। तो ये हुआ है। तो उस समय कहा जाता था कि 35 साल से कम उम्र का प्रोफेसर नहीं होना चाहिए, संभवतः नियम था। तो मेरे बारे में कहते हैं सिलेक्शन कमेटी में जब कहा गया कि इसने सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, मेरिट में सबसे आगे है, तो एनसीईआरटी के डायरेक्टर थे प्रोफेसर रईस अहमद जी। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम अपर एज रिलैक्स कर सकते हैं तो हम नीचे भी ला सकते हैं, अगर आपको लगता है कि सही है तो हमें उसमें लिखा गया बाकायदा जी। और मुझे जब मेरी नियुक्ति हुई थी तो खुद भी आश्चर्य हुआ था। तो आपने जो प्रश्न पूछा है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। संस्थाओं में भी गुणवत्ता के ह्रास का मुख्य कारण है कि व्यक्तियों को जो हमने तैयार किया जी, मैन मेकिंग एजुकेशन जिसको विवेकानंद जी कहते हैं, वो वहाँ पर हम कमजोर हो गए। हमने विषय पढ़ाए, हमने डिग्रियां दी, हमने लोगों को नौकरी दी जी, लेकिन उनके अंदर हमने क्षमता भले ही पैदा कर दी हो विषय जानने की जी, लेकिन प्रतिबद्धता हम पैदा नहीं कर पाए। हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हमने का मेरा मतलब है कि प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल्स, हम ये अध्यापक वर्ग पर ही मैं इसको लेना चाहूंगा जी, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया होता तो निश्चित रूप से देश की स्थिति अलग होती, भ्रष्टाचार भी इतना नहीं बढ़ा होता जी। हमारी जो सबसे बड़ी कमी हुई है, हमारा विश्वास कम होता गया। 1965 में 65 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जी, राज्यों के जो सर्विस कमीशन थे उनके प्रति, वहाँ पे बैठे लोगों के प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास था। कोई सोच नहीं सकता था जी। मैं समझता हूँ स्वतंत्रता के 40-50 साल तक ये पर्चा लीक हो गया, ये सब नहीं हुआ। बिल्कुल। कोई अगर किसी पद पर कोई विज्ञापन आया है तो ऐसा नहीं होता था कि 4-5 साल लगे आपकी नियुक्तियां देने में, जो आजकल हो रहा है। बिल्कुल। और मेरे जैसे व्यक्ति को अत्यंत दुख होता है, आश्चर्य होता है जी, कि मेरा एमएससी का रिजल्ट 21 जून को निकला और 1 जुलाई को 9 दिन बाद मैं एक डिग्री कॉलेज में पढ़ाने लगा। कोई चिंता नहीं थी, कुछ नहीं था। खैर ठीक है, हमारी जनसंख्या बड़ी है, संख्या हर जगह उसका भी प्रभाव पड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा आपके प्रश्न का उत्तर है मानव मूल्यों की समझ में उनको अंतर्निहित करने में हमारा ध्यान न देना ही इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। और मैंने अपने जीवन में इसको बहुत देखा है। मैं इसको आपको बता सकता हूँ। मैं जब एनसीटी का चेयरमैन हुआ जी, ये मंत्रालय में मैं सचिव विशेष रूप से लिया गया था। आजकल कहते ना लेटरल एंट्री, मेरी लेटरल एंट्री हुई थी। तो वहां पर मैं 1989 में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर गया जी जी। 5 साल मैंने वहां रहे। उसके बाद मैं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का अध्यक्ष बना। और उस समय मुझे लगा कि मेरे पास बहुत बड़ा अवसर है देश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जी। उस समय करेस्पॉन्डेंस कोर्सेज शुरू हुए थे। अनामलाई विश्वविद्यालय, मैं नाम ले रहा हूँ, 3 अध्यापक नियुक्त करता था, 40,000 लोगों को करेस्पॉन्डेंस से डिग्री दे रहा था। ऐसा बहुत से विश्वविद्यालय कर रहे थे। और उसका एक डेटा निकला कि विश्वविद्यालय जो है इसको धन कमाने का साधन बना रहे। देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है जी। देश में अध्यापकों को करेस्पॉन्डेंस से बीएड की डिग्री देने को साधन बनाया गया कि विश्वविद्यालय का अर्थ
संचय कैसे हो। और यूजीसी के डेटा में आया था कि 100 रुपए जो लेते थे उसमें से 32 रुपए कार्यक्रम पे लगाते थे और बाकी सारा पैसा विश्वविद्यालय में भवन बनाने में, कार खरीदने में, इसमें खर्च होता था। मैंने इसको रोका और मैंने कहा अगर आप बच्चे से 100 रुपए लेते हैं तो 85 आप प्रोग्राम पर खर्च करिए, 15 आप जो है भवन बनाइए, कार खरीदिए, जो भी करता हूँ जी। बड़ा विरोध हुआ। यूजीसी में 26 वाइस चांसलर से मेरे विरुद्ध मीटिंग की। मैंने उनसे कहा भारत की संसद ने मुझे अधिकार दिया है कि यदि आप 85 रुपए खर्च नहीं करेंगे तो आपकी डिग्री मैं डिजिटाइज करूंगा। और उससे कई जगह डिग्रियां बंद हुई, लेकिन भ्रष्टाचार बंद नहीं। अभी 2012 में जस्टिस JS वर्मा ने लिखा, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी अध्यापकों के लिए जी। अध्यापक शिक्षा कैसी हो, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसका मैं पहला अध्यक्ष था। जब हमने इन सबको रोकने की प्रयास सफलतापूर्वक किया था, धीरे धीरे उस संस्था की स्थिति बदली और 2012 में जस्टिस वर्मा ने कहा 10,000 ऐसे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान हैं जो डिग्रियों का व्यापार कर रहे हैं। आप सोचिए 10,000 से अगर 50 विद्यार्थी भी प्रतिवर्ष निकलते हो तो एक साल में कितने हुए। बिल्कुल। और ये बात 2020 की शिक्षा नीति में दोहराई गई है कि ऐसा है और इसको ठीक करना है। तो हुआ क्या है, जो चारों तरफ आपको जो चीजें दिखाई देती हैं, जो कमियां आई हैं, चाहे गुणवत्ता प्रशासन में हो कमी आई हो, चाहे शिक्षा में आई हो, चाहे नेताओं में आई हो, कहीं जहां भी देखेंगे उसका मूल स्रोत कौन सा है? मूल स्रोत तो शिक्षा संस्थान ही होता है। वहाँ का जो अध्यापक होता है वो हमारे हर बच्चे का पहला आइकॉन होता है। आपने भी देखा होगा 7-8 साल का बच्चा जब घर में आता है, होमवर्क की बात होती है तो फिर माता पिता की बात नहीं मानता, वो कहता मैडम ने बताया है, ने बताया है, अध्यापक ने बताया। पहला आइकॉन वही होता है और उसके बाद और आइकॉन आते हैं। जी जी। उसके बाद वहाँ तेंदुलकर आ सकते हैं और बाकी लोग आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज, इसलिए जो अगर हमें शिक्षा के साथ साथ देश में हर जगह पर गुणवत्ता सुधारनी है जी, तो सबसे पहले आपको स्कूलों में अध्यापकों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधारनी होगी। वही लोग हमारे अध्यापक बने, चाहे प्राइमरी स्कूल में हो, चाहे वे विश्वविद्यालय में हो, जिन्हें शिक्षा में आनंद आता हो पढ़ाने में जी, जो संतुष्ट हो जाते हो, जिनकी आवश्यकताएं बहुत ज्यादा बड़ी न हो, जो कमर्शलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की चकाचौंध में डूबे हुए न हो, और जब वो अपना आचरण सही करेंगे, आचार शब्द इसीलिए इस्तेमाल होता था, तो निश्चित रूप से हम पुनः उस स्थिति में जा सकते हैं। मैं कहता हूँ कि 1960 में जो विश्वविद्यालय की स्थिति थी वह तो स्वर्णिम काल था और वहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन है। मैंने अध्यापकों को हर प्रकार से बच्चों की सहायता करते देखा। वे अपने आचरण के प्रति हमेशा सतर्क रहते थे। मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं, ये इनका जीवन मैं प्रभावित कर रहा हूँ जी। आजकल जब मैं भाषण देने जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि भारत के भविष्य का निर्माण आप कर रहे हैं। ये बात आपके अंदर जिस दिन बैठ जाएगी जी, उस दिन आपका आचार विचार व्यवहार सब भी अच्छा हो जाएगा। सिर्फ ये सोचना है कि मैं कितने लोगों का जीवन संभाल रहा हूँ। बिल्कुल। गांधी जी ने लिखा है एक जगह कि मेरी माँ ने बताया था कि तुम अगर एक व्यक्ति का जीवन सुधार सकते हो या बचा सकते हो तो तुम्हारा जीवन सफल है। तो मैं अध्यापकों से कहता हूँ कि अरे आपको तो ऐसा अवसर मिला है कि आप तो हजारों का जीवन सुधार सकते हैं और उनको सही मार्ग पर ले जा सकते हैं। बिल्कुल। आपके अंदर ये भाव ना आ जाए तो एक ही उत्तर है सुनो कि अगर देश के अध्यापक, देश का कर्तव्य है कि अध्यापकों को सही सुविधाएं दे जी, और उनको सम्मान करे, उन पर विश्वास करे, तो निश्चित रूप से हमारी समस्याओं का जो कहते हैं दीर्घकालीन जो समाधान है वो यही पर आता है। एक बात और मैं कहता हूँ जी, मैं बार बार ये बात दोहराता रहा हूँ, मुझे ईश्वर की कृपा से हर स्तर पर कार्य करने का अवसर मिला है जी जी। और मेरा निष्कर्ष ये है कि भारत के समेकित विकास का रास्ता गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल के दरवाजे से निकलता है। बिल्कुल। अगर हमारी नीति निर्माता ये बात समझ लें और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चले, जैसे बजट जब भी आता है मुझे लोग पूछते हैं आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं, तो मेरी एक ही अपेक्षा रहती है। मेरी अपेक्षा ये रहती है
कि कोई इतना बड़ा कार्यक्रम चले कि सारे सरकारी स्कूलों की स्थिति ठीक हो जाए, स्वीकार्य स्थिति पर आ जाए, वहाँ सही अनुपात में अध्यापक हो, बिल्कुल सामग्री हो और वे नियमित चले, वहाँ पर वही लोग हों जो किसी तरह की कोताही न करते हों, तो मेरे देश को सब कुछ वो मिल जाएगा जो गांधी जी ने सोचा था या हमारे और नेताओं ने सोचा था। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको इसी में एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, मेरी मतलब व्यक्तिगत रूप से बताता हूँ। एक बच्चे को ये जानकारी उसके पेरेंट्स ने मुझे दी थी कि 5वीं तक अपने बच्चे को उसने प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया और 6ठी में दाखिले के लिए किसी पब्लिक स्कूल में ले गया जो अच्छा फेमस पब्लिक स्कूल था, लेकिन वहां बच्चे को दाखिला इसलिए नहीं दिया गया कि वो एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से है और प्रिंसिपल ने कहा कि गांव का बच्चा माहौल खराब करेगा इसलिए इसका दाखिला नहीं कर सकते। लेकिन पेरेंट्स ने इधर उधर से जुगाड़ करके उस बच्चे का दाखिला कराया सर। 6ठी से लेकर 12वीं तक उस बच्चे ने हर क्लास टॉप की, बाद में वो IIT में सेलेक्ट हुआ और इस समय वो नीदरलैंड में है। ये रियल स्टोरी है जो मेरे साथ घटित हुई और मैंने उसका इंटरव्यू किया था उस बच्चे का। तो जो आप प्राइमरी स्कूल की बात कर रहे हैं सरकारी की, वो एकदम बिल्कुल सटीक आपने बात कही है सर। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए जी, देश में 15 लाख से ज्यादा स्कूल हैं जी। मेरा अपना जो अनुभव के आधार पर जो अनुमान है वो ये है जी कि मेरे देश में जो ये बड़े नाम वाले स्कूल है ना, जी जी, इसमें भी केवल 12%, 20% ही ऐसे मानता हूँ मैं जो वाकई में व्यापार न करके शिक्षा में रुचि ले रहे हैं। जी, ये कड़ी बात है, लोगों को नहीं पसंद आएगी। और 15% के करीब सरकारी स्कूल हैं जो अभी भी बड़ी कर्मठता से काम कर रहे हैं जी। तो देश में करीब 30-35% स्कूल ही ऐसे हैं जो बच्चों को सही शिक्षा दे रहे हैं, स्वीकार्य स्तर की शिक्षा दे रहे हैं, बाकी हर जगह कमियां। और इस ऐसा होते हुए भी हमारे बच्चों ने दुनिया में अपनी बौद्धिकता स्थापित कर दी। कैसे कर दी? नासा में 1960 में जो यंग लोग नासा जाते थे, नेशनल स्पेस एरोनॉटिकल एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जी, उन्होंने जो काम किया उससे दुनिया का ध्यान गया कि अरे भारत से ऐसे लोग आ रहे। और फिर सिलिकॉन वैली का तो हम सब जानते हैं जी, आजकल मल्टीनेशनल्स में भारत का दबदबा है। बिल्कुल। अब ये जो बात मैं कह रहा हूँ, ये अगर मेरे ये 35-30% जो है ये डबल हो जाए, 65% 70% हो जाए जी, और ये तभी होगा जब सरकारी स्कूलों को सुधारा जाएगा। तो क्या होगा? मेरी बौद्धिक संपदा, मेरे देश की बौद्धिक संपदा, कॉग्निटिव कैपिटल कई गुना बढ़ जाएगी। और जो है फ्यूचर एम्पायर शैल बी एम्पायर्स ऑफ नॉलेज, 1946-47 में उनका कोट किया जाता है चर्चिल को। बहुत लोगों ने कहा था जी कि भविष्य के साम्राज्य ज्ञान के साम्राज्य होंगे। और जिस देश की बौद्धिक संपदा जितनी ज्यादा होगी जी जी जी, वही देश सबसे आगे जाएगा। भारत जा सकता है, लेकिन भारत को अपने स्कूल, अपने विश्वविद्यालय सुधारने होंगे जी। मैं राज्यों के ऐसे विश्वविद्यालयों को जानता हूँ जहाँ मुझे बुलाया गया, मैं गया, मैंने कहा कितने आपके पास एकेडमिक लोग हैं? उन्होंने कहा साहब 6 हैं, बाकी सब लेक्चर विशेष पर आते हैं, पढ़ाते चले जाते हैं। इस प्रकार से विश्वविद्यालय गुणवत्ता और शोध नहीं कर सकता अगर आपके पास स्टाफ ही नहीं है जी जी, आपके पास समय से नियुक्तियां नहीं होती है जी जी, और देश के केंद्रीय विद्यालयों में 40%, 50% स्थान खाली हो, राज्य सरकार के विश्वविद्यालय की स्थिति तो अत्यंत ही चिंताजनक होती है जी। तो उस स्थिति में हम बच्चों के साथ, चाहे वो स्कूल हो चाहे विश्वविद्यालय हो, न्याय नहीं कर रहे होते हैं जी। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि निजीकरण के आने से जी वही बात है कि हमने अपने मूल्य भुला दिए, हमने उसे पैसे कमाने का साधन बना दिया। हमने MBA में बच्चों को सिर्फ टाई लगाना सिखाया, मैनर सिखाए, ज्ञान नहीं दिया। जब वे बाहर गए तो कंपनियों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। बहुत से प्रतिवर्ष इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA कॉलेज बंद हो रहे हैं, जबकि सारी दुनिया में हमारे लिए संभावना है कि हमारे अच्छे प्रशिक्षित बच्चों को जगह मिल सकती है। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात होती है बिल्कुल, लेकिन कब होगी? जी जी जी, जब इन सारे विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में अध्यापक उपयुक्त संख्या में होंगे जी, उन्हें प्रशिक्षण मिलेगा जी, उनके पास ये लगनशीलता भी होगी जी जी, तभी ये सुधार हो पाएगा। बिल्कुल सर। चलते आखिरी सवाल है, ये समान शिक्षा पाठ्यक्रम की बात होती है कि एक देश भर में कॉमन सिलेबस सिस्टम लागू हो, वो क्या संभव है या प्राइवेट सेक्टर इसमें कहीं ना कहीं कुछ अड़चन डालता है? जी देखिए, इसे बहुत समझने की आवश्यकता है। NCERT इसीलिए बनाई गई थी, किसी बोर्ड के अपने अपने अधिकार है, अपना पाठ्यक्रम बनाएंगे, मगर बच्चे को समकक्षता होनी चाहिए जी, लेवल इक्विवेलेंस होनी चाहिए। ये बहुत ये तो ठीक है,
लेकिन किताब चाहे फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे पर्यावरण की हो, क्या पर्यावरण शिक्षा की कोई एक किताब त्रिवेंद्रम में और त्रिपुरा में एक साथ चल सकती है? एक किताब नहीं हो सकती। हाँ, लेवल हो सकता है क्या कि हर बच्चा ये जाने, लेकिन जानेगा तो अपने ही परिवेश। बिल्कुल। त्रिपुरा में जो किताब पर्यावरण की होगी, जो राजस्थान में होगी, जो त्रिवेंद्रम में होगी, उनमें उन्हें अलग अलग पुस्तक बननी ही चाहिए। एनसीईआरटी हमेशा कहती रही कि ये हमने पुस्तक बनाई है, ये स्तर बताती है। आप जब इसको दोबारा करें, राजस्व में करें, तो अपना स्थानीय एलिमेंट भी लाए, लोकल एलिमेंट ऑफ द करिकुलम भी लाए। तो इस पर कभी बड़ी चर्चा हो सकती है। लेकिन एक ही किताब सारे देश में चले, ऐसा कहने वालों को मैं कहूंगा कि वो थोड़ा और सोचे और जाने। जी। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM पर समय दिया सर, और बहुमूल्य सुझाव और शिक्षा को लेकर जो वर्तमान स्थिति है उस पर चिंतन मनन किया, और ये सोचने का मौका दिया है कि जो आज के कर्णधार हैं वो इस पर विचार करें, किस तरह से हमारी सरकारी स्कूल की शिक्षा को वापस लाया जा सकता है, मूल्यों को वापस लाया जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजपूत सर। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे जाने माने शिक्षाविद और एनसीईआरटी के निदेशक रह चुके पद्मश्री JS राजपूत जी को, जिन्होंने शिक्षा के मुद्दे पर महत्वपूर्ण जानकारी दी और यह भी महसूस किया कि आने वाले दिनों में शिक्षा में सुधार की कितनी जरूरत है। ऐसे लोगों के साथ हम आपको जोड़ते रहेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।